नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 27 अक्टूबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 4 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वेस्ट एशिया में इंडिया और चाइना की फॉरेन पॉलिसी से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा ग्रे लिस्ट में रखे जाने से संबंधित। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कोविड-19 की रिकवरी में वुमेन के रोल से संबंधित। चौथा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन से संबंधित। आज उनकी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल वेस्ट एशिया में इंडिया और चाइना की फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इन सभी पॉइंट्स को हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। शुरुआत में आर्टिकल में कहा जाता है, देखो 15 जून को जो गलवान वैली में इंसिडेंट घटित हुआ, 1962 के इंडिया चाइना युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा सीरियस क्लैश था बॉर्डर पर इंडिया और चाइना की फोर्सेस के बीच। इस घटना के बाद ना सिर्फ इंडिया बल्कि चाइना की फॉरेन पॉलिसी में जो थॉट प्रोसेस होती है उसमें बदलाव देखने को मिला। देखो, आज़ादी के बाद से ही हमारी फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में एक जो टर्म है उसका काफ़ी बार इस्तेमाल होता है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी। मतलब इंडिया किसी ग्रुप में शामिल नहीं होगा, इंडिया वो फैसले लेगा जो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करते हों। इंडिया किसी बड़ी पावर फॉर एग्जांपल यूएसए या फिर यूएसएसआर के कहने पर अपने फॉरेन पॉलिसी संबंधी डिसीजन नहीं लेगा। इंडिया के पास ऑटोनमी होनी चाहिए अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करते वक्त। इंडिया के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं विजय गोखले। इन्होंने एक स्पीच दी थी जनवरी 2019 में। इस स्पीच में विजय गोखले ने बोलते हुए कहा था कि अलाइनमेंट जो है वो इशू बेस्ड है, आइडियोलॉजी के आधार पर नहीं है। विजय गोखले का कहना यह था कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी का जो मतलब है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी मेकिंग कॉरिडोर्स में आज अलग है और नेहरू के टाइम में स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी का मतलब अलग हुआ करता था। आज इंडिया के फॉरेन पॉलिसी कॉरिडोर्स में स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी का मतलब ये है जहां पर इंडिया को जिस इशू पर इंटरेस्ट सर्व होगा उसी देश के साथ अलाइन करेगा। मान लीजिए किसी इशू पर इंडिया का इंटरेस्ट सर्व होता है यूएसए के साथ मिलके, तो उस इशू पर इंडिया यूएसए के साथ मिलके काम करेगा। और अगर किसी इशू ये डिमांड करता है कोई इशू कि इंडिया को चाइना के साथ मिलके काम करना चाहिए, तो इंडिया चाइना के साथ मिलके काम करेगा। तो मतलब जो स्पीच विजय गोखले के द्वारा 2019 जनवरी में दी गई थी उसका मतलब ये था अलाइनमेंट जो होगी अब इंडिया की वो इशू के आधार पर होगी, आइडियोलॉजी के आधार पर नहीं होगी कि इंडिया पूरी तरह से कम्युनिज्म के साथ है जैसा कोल्ड वार के दौरान था, अब तो ये आइडियोलॉजीज के बीच बैटल नहीं है, या फिर इंडिया पूरी तरह से यूएसए के साथ है यानी लिबरलिज्म के साथ है, ऐसा कुछ नहीं। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो कुछ समय पहले तक इंडिया और चाइना की जो अप्रोच थी वेस्ट एशिया में वो सेम थी। कैसे? देखो, वेस्ट एशिया में 3 बड़ी पावर्स हैं, एक इजराइल, दूसरा सऊदी अरेबिया और तीसरा ईरान। इंडिया और चाइना दोनों देशों की अप्रोच इस प्रकार से थी कि तीनों के साथ में अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश किए जाएं। जो कन्फ्लिक्ट्स हैं इन तीनों देशों के बीच, उन कन्फ्लिक्ट्स में उलझे बिना, उन कन्फ्लिक्ट्स में फंसे बिना तीनों देशों के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना, ये अप्रोच थी इंडिया की भी और चाइना की भी कुछ समय पहले तक। वेस्ट एशिया के संदर्भ में दोनों देशों की थिंकिंग में कितनी ज़्यादा सिमिलरिटीज थी, इसका एक एग्जाम्पल देखो तब भी देखने को मिला जब काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने ये प्रपोज किया था कि इंपोर्टर्स ओपेक इस्टेब्लिश किया जाए। ये इंपोर्टर्स ओपेक क्या है? देखो, आपको इतना तो पता है, ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है, एक प्रकार से कार्टेल है जो मिलकर डिसाइड करता है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की जो डिमांड एंड सप्लाई है उसे कैसे रेगुलेट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा दाम वसूले जाएं ऑयल के। बट इंडिया और चाइना ये मेजर ऑयल परचेजिंग कंट्रीज हैं, ये तंग आ गए थे ऑयल सेलिंग कंट्रीज से। तो काफ़ी ऐसे प्रपोजल रखे गए थे कि इंडिया, चाइना समेत दूसरे ऐसे देशों को जो ऑयल परचेज करते हैं वेस्ट एशिया से, उनको मिलके एक ग्रुप बनाना चाहिए, इंपोर्टर्स ओपेक, यानी जो ओपेक से ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, ताकि ऑयल के दाम ज़्यादा ना बढ़ सकें और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज अपनी मनमानी ना कर सकें।
समझ गए? सिंपल भाषा में बात करें तो ओपेक के अगेंस्ट एक और ग्रुप बनाने का प्रपोजल रखा गया था, ओपेक इंपोर्टर्स, जिसमें इंडिया भी होगा, चाइना भी होगा। हालांकि ये प्रपोजल आगे नहीं बढ़ सका, बट इस एग्जाम्पल की सहायता से राइटर बताना चाहते हैं कि वेस्ट एशिया में इंडिया की और चाइना की फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी सारी सिमिलरिटीज थी। लेकिन अब राइटर कहते हैं एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिल रहा है दोनों देशों की अप्रोच में। कैसे? देखो, एक तरफ 2014 से लेकर 2020 के बीच इंडिया के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हुए हैं सऊदी अरेबिया समेत सऊदी अरेबिया के दोस्त कंट्रीज़ के साथ। उसका एक रीज़न भी है, सऊदी अरेबिया जैसे देश ये चाहते हैं कि ऑयल को बेचने के लिए हम सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, हमारी इकोनॉमी में स्ट्रेटेजिक डेप्थ आनी चाहिए। और इंडिया तो आपको पता है इतनी बड़ी मार्केट है ऑयल की। सऊदी अरेबिया और यूएई ये इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं ऑयल इंडस्ट्रीज में, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं। इवन 2014 से लेकर 20 के बीच इजराइल के साथ भी हमारे रिलेशन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं। लेकिन तीसरा पिलर, वेस्ट एशिया में जो 3 पिलर थे ना, इजराइल, सऊदी अरेबिया और ईरान, तीसरा जो पिलर है ईरान, ईरान के साथ हमारे रिश्ते में दरार आई है जब से ट्रंप ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर आए हैं। मतलब यूएसए ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर आया है और ईरान के ऊपर एक बार फिर से सैंक्शंस लगाए गए हैं। हाल ही में एक खबर भी आई जिसको लेकर हालांकि बाद में ईरान के द्वारा खंडन किया गया। खबर यह थी कि पहले एक प्रोजेक्ट दिया गया था इंडिया को छबार पोर्ट से लेकर जारांज तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए। बाद में इंडिया से ये प्रोजेक्ट ले लिया गया, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि कभी इंडिया को ये प्रोजेक्ट दिया ही नहीं गया था। तो ये एक एग्जाम्पल है कैसे यूएसए के दबाव के चलते हमने ईरान से अपने ऑयल का इंपोर्ट कम कर दिया है और ईरान के साथ हमारे रिश्ते प्रभावित हुए हैं। समझ गए ना? तो ये एग्जाम्पल है। पहले इंडिया सभी देशों के साथ रिलेशंस अच्छे मेंटेन करना चाहता था और किया भी था, लेकिन पिछले कुछ समय में इजराइल और सऊदी अरेबिया, इनके साथ तो रिश्ते अच्छे इंडिया मजबूत कर पाया है, लेकिन ईरान के साथ रिश्तों में थोड़ी दरार आ गई है। और बात करें चाइना की, देखो पहले चाइना की भी वही अप्रोच थी जैसे इंडिया की थी, सबके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना। सऊदी अरेबिया जैसे देश जो यूएसए के अलाय कंट्रीज हैं, मतलब यूएसए के सेफ्टी नेट में आते हैं, यूएसए के ऊपर जिम्मेदारी है सऊदी अरेबिया की सुरक्षा की। इन देशों को भी लगा ट्रंप के आने के बाद कि हम यूएसए के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते, भाई ट्रंप तो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, तो क्या हम अपनी सुरक्षा के लिए यूएसए के ऊपर रिलाय कर सकते हैं। इसको लेकर डाउट आ गया सऊदी अरेबिया और इनके अलाय कंट्रीज के बीच में। इसीलिए यूएई ने चाइनीज विंग लूंग ड्रोन खरीदा 2016 में। चाइना का ये जो ड्रोन है यूएसए के MQ-9 रीपर ड्रोन का अल्टरनेटिव है। यूएसए ने ये ड्रोन यूएई को देने से मना कर दिया था, तो यूएई ने यूएसए के ड्रोन का अल्टरनेटिव परचेज कर लिया चाइना से। मतलब समझ गए ना आप? मतलब इसका ये है सऊदी अरेबिया को बड़ा जो खतरा था वो किससे था? ईरान से था। और यूएसए, सऊदी अरेबिया और यूएई सऊदी अरेबिया देखो अलाय कंट्रीज हैं, बदल बदल के अगर मैं वर्ड बोल रहा हूं तो मतलब देश अलग हैं लेकिन आपस में ये दोस्त हैं। तो अगर देखो यूएई को ये लगता है कि सिर्फ यूएसए हमें सुरक्षा नहीं दे सकता, तो उसका सबसे बड़ा जो अल्टरनेटिव है वो है चाइना। मेन यूएई सऊदी अरेबिया इनको खतरा ईरान से है। ईरान से सुरक्षा इंश्योर होनी चाहिए, चाहे इसके लिए किसकी भी हेल्प लेनी पड़े, यूएसए की हेल्प लेनी पड़े या फिर चाइना की हेल्प लेनी पड़े। तो ये चाइना की पहले अप्रोच थी, चाइना की एंगेजमेंट थी वेस्ट एशिया में। इंडिया की तरह सबके साथ, इजराइल, ईरान, सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन किए जाएं। लेकिन हाल ही में चाइना की अप्रोच में थोड़ा बदलाव आया है। ईरान के साथ चाइना की $400 बिलियन की डील साइन हुई सितंबर में। 25 साल तक इतना अमाउंट इन्वेस्ट करेगा चाइना ईरान में। देखो स्कॉट जे हर, ये सेकुलर हैं, इनका कहना है कि चाइना अब वेस्ट एशिया में अपने पैसिव रोल से खुश नहीं है। पहले चाइना वेस्ट एशिया में पैसिव रहा करता था, बस देखता था क्या कुछ हो रहा है, कुछ एक्टिव रोल नहीं प्ले किया करता था। बट अब चाइना चाहता है कि वेस्ट एशिया में वो एक्टिव रोल प्ले करे और इसी का एग्जाम्पल है
$400 बिलियन की डील ईरान के साथ साइन करना। अब चाइना ये चाहता है अपने जो टूल्स हैं जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इन इनिशिएटिव्स की सहायता से वेस्ट एशिया में इन्वेस्टमेंट का एक अल्टरनेटिव मॉडल प्रेजेंट किया जाए और अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज किया जाए। पिछले हफ्ते चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी की मुलाकात हुई ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद जावद जारिफ के साथ। इस मुलाकात में चाइना ने ईरान को सजेस्ट किया, देखो वेस्ट एशिया में जो टेंशंस हैं उनको एड्रेस करने के लिए एक नया ग्रुप इस्टेब्लिश किया जाए जो वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस से परे होना चाहिए। अब देखना यह है ऐसा कोई ग्रुप बन पाता है या फिर नहीं बन पाता है। बट एक चीज साफ है कि ईरान के साथ इतनी गहरी एंगेजमेंट, ईरान के साथ इतनी ज़्यादा एंगेजमेंट, इसका मतलब सऊदी अरेबिया, इजराइल, ये देश चिंतित होंगे कि चाइना तो ईरान का ज़्यादा अच्छा दोस्त बनता जा रहा है। कंक्लूजन में आर्टिकल में कहा जाता है, देखो अब अब्राहम एकॉर्ड के बाद इजराइल और यूएई के बीच रिलेशंस नॉर्मलाइज हो गए हैं और जल्द ही सऊदी अरेबिया के साथ भी इजराइल के जो रिलेशंस हैं वो नॉर्मलाइज हो सकते हैं। तो उसके बाद पोलराइजेशन और काफ़ी ज़्यादा होगा। जो ये पहले 3 पोल्स दिखा करते थे वेस्ट एशिया में, इजराइल, ईरान, सऊदी अरेबिया, इन दोनों के बीच में अब रिश्ते पहले से काफ़ी ठीक हो गए हैं। तो फिर पोलराइजेशन होगा। देखना ये होगा क्या इंडिया जहां एक तरफ होगा वेस्ट एशिया में यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल के साथ, और क्या इजराइल ईरान के साथ जाएगा। तो देखना ये होगा कि नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी पहले इंडिया और चाइना दोनों के द्वारा अपनाई गई थी वेस्ट एशिया में, क्या फ्यूचर में उसी रणनीति के तहत दोनों देश आगे बढ़ेंगे या फिर इस रणनीति में बदलाव देखने को मिलेगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखे जाने से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। ये पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। देखो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था और 27 पॉइंट्स दिए थे। पाकिस्तान को कहा था कि आप इन 27 पॉइंट्स पर एक्ट कीजिए, अगर आप एक्ट नहीं करोगे तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा और आप अगर एक्ट करोगे तो आपको ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाएगा। देखो, अभी तक पाकिस्तान ने सभी 27 पॉइंट्स पर एक्ट नहीं किया है। काफ़ी बार रिव्यू किया जा चुका है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा, लेकिन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अनुसार जो 27 पॉइंट्स दिए गए थे उनमें से अभी भी 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर पाकिस्तान को एक्ट करना बाकी है। यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो बैंड टेररिस्ट या फिर टेरर ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान ने इनफ एक्शन नहीं लिया है। इवन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा बैन किए गए जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनसे संबंधित चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन है एबीसी, जिसको बैन किया गया है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। अब इस एबीसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई नॉट प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसा इकट्ठा करती है और वो पैसा जाता है फाइनली उस टेरर ऑर्गेनाइजेशन को। पाकिस्तान ने ऐसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ एक्शन नहीं लिया है जिनसे अल्टीमेटली पैसा जाता है बैन टेरर ग्रुप्स को। नेक्स्ट देखो, कुछ भगोड़े टेररिस्ट हैं, उनके खिलाफ भी पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया है। वो अभी भी पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान को कहा गया है ऐसे भगोड़े टेररिस्ट जो आपके देश में हैं आप इनको पकड़िए, ट्रेस कीजिए और अपनी कोर्ट्स में इनका कन्विक्शन इंश्योर करवाइए। नेक्स्ट देखो, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा बैन किए गए टेररिस्ट की संख्या ज़्यादा है, बैन किए गए टेरर ग्रुप्स की संख्या ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान का जो एंटी टेररिज्म एक्ट है उस एक्ट के अनुसार बैन किए गए टेररिस्ट की संख्या कम है। तो पाकिस्तान को यह बोला गया है कि आप अपने जो लिस्ट है बैन टेररिस्ट की, उस लिस्ट को आप अपडेट कीजिए। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो टेररिस्ट या फिर टेरर ग्रुप्स बैन किए गए हैं उन सभी टेरर ग्रुप्स को और टेररिस्ट को आप अपनी लिस्ट में डालिए। समझ गए? मतलब पाकिस्तान की जो लिस्ट है काफ़ी हल्की है। इवन सिक्योरिटी काउंसिल टेररिस्ट को बैन कर देती है, पाकिस्तान फिर भी उन टेररिस्ट को अपने लिस्ट में नहीं डालता है। नेक्स्ट, इवन देखो टेरर ग्रुप्स को जो फंडिंग मिलती है स्मगलिंग से या फिर नारकोटिक्स से, उस फंडिंग पर भी लगाम लगाने के लिए पाकिस्तान ने इनफ एक्शन नहीं लिया है। तो पाकिस्तान को बोला गया है आप इस पर भी काम कीजिए। देखो, इन पॉइंट्स का आप
अलग से भी इस्तेमाल कर सकते हो इनडायरेक्टली। मान लीजिए यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछती है कि पाकिस्तान किस प्रकार से टेररिज्म को प्रमोट करता है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो कि पाकिस्तान कैसे टेररिस्ट को प्रमोट करता है, टेररिज्म को प्रमोट करता है। लास्ट में आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो ये तीसरी बार है कि रिव्यू के बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है, ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला है। अगर पाकिस्तान बिल्कुल ही एक्ट ना करता तो ईरान और नॉर्थ कोरिया के समान पाकिस्तान को भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता, लेकिन ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है पाकिस्तान को। इससे भी पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर है काफ़ी क्रिएट होता है। पाकिस्तान में अभी जो इमरान खान की गवर्नमेंट है, इन्होंने काफ़ी प्रचार किया था कि अब हमको यानी पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट से हटा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिया के लिए तो फ़ायदा ही है। इंडिया के लिए फ़ायदा इसलिए है क्योंकि लगातार पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बन रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सरकार कुछ एंटी टेरर लॉ भी लेके आई है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार। कम से कम जब तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, पाकिस्तान ये इंश्योर कर रहा है कि टेरर ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल लश्कर तोयबा या फिर जैसे मोहम्मद, ये पाकिस्तान में पब्लिकली कमेंट ना करें इंडिया के अगेंस्ट और फंड्स ना जुटाएं। लेकिन देखो देखना ये होगा कि एक बार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा देता है तो क्या पाकिस्तान की ये रणनीति जारी रहेगी? क्या पाकिस्तान वास्तव में टेररिज्म को प्रमोट करना कम से कम ऊपर से छोड़ देगा, या फिर ये पाकिस्तान की जो रणनीति है कि टेररिज्म पर लगाम लगाने से संबंधित कम से कम दिखाने के लिए वो शॉर्ट लाइव्ड है, मतलब सिर्फ थोड़े समय के लिए है। इंडिया का अल्टीमेट एम ये होना चाहिए कि पाकिस्तान में टेररिज्म संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे पाकिस्तान की सरकार डिसमेंटल कर दे। और ये कैसे पॉसिबल होगा? ये ऐसे पॉसिबल होगा, इंडिया अगर पाकिस्तान को कन्विंस करा देता है कि भैया आप जो टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हो उससे अल्टीमेटली आपको ही नुकसान होगा। अगर आप टेररिज्म को प्रमोट करना छोड़ दो तो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे होंगे तो व्यापार होगा, दोनों देशों को फायदा होगा। बट पाकिस्तान की आर्मी ऐसा नहीं चाहती है। जब भी पीस की तरफ आगे बढ़ते हैं दोनों देश, पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट को पुश करती है इंडिया पर अटैक करने के लिए। इंडिया पर प्रेशर आता है टेररिस्ट अटैक के बाद कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते जो हैं वो तोड़े जाएं, क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट करता है। तो कुल मिला के पाकिस्तान की आर्मी जब तक नहीं चाहेगी तब तक पाकिस्तान के साथ रिश्ते इंप्रूव नहीं हो पाएंगे। पाकिस्तान को ये रियलाइज़ करना ही होगा कि आप जो ये टेररिज्म को प्रमोट करते हैं इससे पूरे रीजन को नुकसान होता है, ना सिर्फ पाकिस्तान को। वैसे देखो एक और बात आर्टिकल में जो बोली जाती है वो ये है, पाकिस्तान के वैसे तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में कई सारे दोस्त हैं जैसे चाइना, मलेशिया, टर्की, लेकिन सिर्फ टर्की ऐसा था जिसने फुल फ्लैज सपोर्ट किया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाए। टर्की ने यह कहा कि बाकी बचे हुए जो 6 पॉइंट्स हैं जिन पर अभी तक पाकिस्तान ने एक्ट नहीं किया है, इनको वेरीफाई करने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की टीम को ऑन साइट विजिट करना चाहिए, यानी पाकिस्तान में जाना चाहिए। बट इस सजेशन को सपोर्ट नहीं किया गया पाकिस्तान के दोस्तों के द्वारा भी, जैसे चाइना और मलेशिया के द्वारा भी। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखे जाने से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल कोविड-19 की रिकवरी से संबंधित है। यह आर्टिकल देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें 3 डायमेंशंस को आपस में कनेक्ट किया गया है, कोविड-19 की रिकवरी, वुमेन और क्लाइमेट रेजिलियंस। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो इंडिया की जो लड़ाई है कोविड-19 के अगेंस्ट, वो अभी फिलहाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाम पर है। वैसे सरकार ने काफ़ी सारे प्रयास किए हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सरकार ने अनाउंस किए हैं ताकि महामारी की वजह से खराब हुई इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाया जा सके। अभी सरकार की जिम्मेदारी ये है कोविड-19 के बाद लाखों करोड़ों लोग जो गरीबी रेखा के नीचे आए हैं उनको फिर से गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाए, या फिर देश में हेल्थ व्यवस्था पर जो बर्डन काफ़ी ज़्यादा पड़ा है उस बर्डन को एड्रेस किया जाए। तो सरकार को देखो 2 बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आने वाले दिनों में सरकार जो प्रयास करेगी देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए, हो सकता है इसके लिए स्टिमुलस पैकेज जल्द ही अनाउंस किया जाए, ऐसा हमारे वित्त मंत्री ने सिग्नल भी दिया है। स्टिमुलस पैकेज मतलब इकोनॉमी को बूस्ट करना। इकोनॉमी कैसे बूस्ट होती है?
देखो सरकार मान लीजिए टैक्स में कटौती करती है या फिर एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है, तो इससे क्या होगा? इससे जनता के हाथ में पैसा आएगा, जनता के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा तो जनता खर्च करेगी, जनता खर्च करेगी तो चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी तो फैक्ट्रीज उस डिमांड की पूर्ति करने के लिए ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी, फैक्ट्रीज ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी, इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही हैं, मतलब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ रही है और यही सरकार चाहती है। तो इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करने के लिए सरकार जल्द ही एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस कर सकती है। जब सरकार ये स्टिमुलस पैकेज अनाउंस करें तो दो बातों का ख्याल रखे, ऐसा आर्टिकल में बोला जाता है। एक तो देखो क्लाइमेट रिजिलियंस को बिल्ड किया जाए वल्नरेबल सेक्शंस के लिए। क्लाइमेट रिजिलियंस का क्या मतलब होता है? क्लाइमेट रिजिलियंस का मतलब देखो ये होता है, अगर क्लाइमेट चेंज होता भी है तो उसके जो बुरे प्रभाव होंगे उनसे जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं वो निपट सकें। देखो रिजिलियंस का मतलब ये होता है, नॉर्मली पहले भी हमने डिस्कस किया है, जैसे जापान में जो घर हैं वो अर्थक्वेक रिजिलियंट हैं, मतलब अर्थक्वेक आता भी है तो उन घरों पर इतना असर नहीं पड़ता, जान माल का ज़्यादा नुकसान नहीं होता। रिजिलियंस का मतलब होता है डिजास्टर आने के बावजूद अगर इंफ्रास्ट्रक्चर उस डिजास्टर को एब्जॉर्ब कर ले, ज़्यादा बुरा प्रभाव ना हो डिजास्टर का, तो ये मतलब होता है रिजिलियंस का। तो सरकार को इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे देश में खास करके वल्नरेबल सेक्शंस के जो इंटरेस्ट हैं वो प्रभावित ना हो क्लाइमेट चेंज के बुरे प्रभावों की वजह से। दूसरी चीज़ जिस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है स्टिमुलस पैकेज में, वो है जेंडर इक्वालिटी इश्यूज। इसके बाद आर्टिकल में बोला जाता है, देखो महामारी की वजह से गरीब लोग, आदिवासी, माइग्रेंट, इनफॉर्मल वर्कर्स, सेक्सुअल माइनॉरिटीज, पीपल विद डिसेबिलिटीज और महिलाएं, इन सब पर सबसे बुरी मार पड़ी है। क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में स्ट्रेस आया है, फूड इनसिक्योरिटी, अनप्लान्ड अर्बन ग्रोथ, फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वाटर रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, और ये सब जो हो रहा है इन सब चीज़ों का सबसे बुरा असर किस पर पड़ेगा? गरीब लोगों पर पड़ेगा, वल्नरेबल सेक्शंस पर पड़ेगा। देखो जिनके पास पैसा है वो कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ लेते हैं, वो एडजस्ट हो जाते हैं। हवा खराब है, अमीर लोग प्यूरीफायर ले आएंगे घर पर, पानी नहीं है आरओ लगवा लिया जाएगा अमीर लोगों के द्वारा, लेकिन गरीब लोग कहाँ पे जाएं? तो बात वही है ना, ये सब चीज़ें जो हो रही हैं क्लाइमेट चेंज से संबंधित, सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ता है गरीब लोगों पर। और महिलाओं की बात करें, महामारी के बाद महिलाओं पर बहुत बुरा असर पड़ा है। डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। जब लोग लॉकडाउन में थे तो डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, और देखो लॉकडाउन की वजह से जब कंपनीज अपनी एम्प्लॉयज़ की संख्या को कम करती है ना, तो सबसे पहले सोचा जाता है कि जो महिलाएं हैं उनको हटाया जाए। सबसे बुरी जो मार पड़ी है वो वुमन पर भी पड़ी है कोविड-19 की। इंडिया वॉलंटरी नेशनल रिव्यू 2020 के अनुसार महिलाओं का जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन रेट है, हम बात कर रहे हैं 15 से 59 एज ग्रुप के बीच महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में, वो कम हो रहा है बढ़ने के बजाय। अभी है 35.3%, जो बाकी कंट्रीज के अपेक्षाकृत ऑलमोस्ट लोएस्ट है पूरे वर्ल्ड में। आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखो महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन 50% होता है तो देश के जीडीपी में 27% का इजाफा होगा। सोच के देखिए कितना ह्यूमन रिसोर्स का पोटेंशियल हम वेस्ट कर रहे हैं। तो सरकार अब देखो $22.5 मिलियन से इन्वेस्ट कर रही है कोविड-19 की रिकवरी में, इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाने के लिए। काफ़ी सारी सोशल प्रोटेक्शन से संबंधित स्कीम्स भी सरकार ने चलाई हैं, लेकिन कुछ और बातें जिनका ध्यान रखने की आवश्यकता है वो इस प्रकार से हैं। ग्रीन जॉब्स में सरकार इन्वेस्ट करें जिससे हमारा जो प्लेनेट है उसको हम प्रिजर्व कर सकें। ग्रीन जॉब्स जैसे कि देखो अर्बन प्लानिंग, एग्रीकल्चर, एनर्जी, हेल्थ सेक्टर, या फिर दूसरे क्लाइमेट रिजिलियंट सिविल वर्क्स, फॉर एग्जांपल मनरेगा, इन सब पर सरकार को इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है। और महिलाओं की बात करें, देखो इनफॉर्मल सेक्टर में महिलाएं बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। इवन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में भी महिलाओं का जो रोल है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आपने काफ़ी मूवमेंट्स को सुना होगा, जैसे चिपको आंदोलन में महिलाओं ने पेड़ों को गले से लगा लिया था ताकि पेड़ों को कटने से बचाया जा सके। अमृता देवी बिश्नोई जिनकी हमने कल बात की थी, उन्होंने भी सेक्रीफाइस कर दिया पेड़ों को बचाने के लिए।
तो महिलाओं का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में। इसलिए सरकार महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स देने की कोशिश करें। इसके लिए महिलाओं को स्किल्स देने की आवश्यकता है। कुछ इनिशिएटिव्स का एग्जांपल दिया जाता है, जैसे दिशा और जैसे यूएनडीपी का एक इनिशिएटिव है दिशा। इसको IKEA फाउंडेशन के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। इस इनिशिएटिव में 1 मिलियन यानी 10 लाख महिलाएं और जो गर्ल्स हैं उनको स्किल दी जा रही हैं, ताकि लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को महिलाएं और गर्ल्स अवेल कर सकें। एक और एग्जांपल है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल्स काउंसिल ऑफ इंडिया। इनका इनिशिएटिव है जिसको सपोर्ट किया जा रहा है UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इस प्रोग्राम में जो रूरल महिलाएं हैं उनको ट्रेन किया जाता है सोलर पंप्स के मेंटेनेंस के क्षेत्र में। अब इस इनिशिएटिव की सहायता से 15,000 सोलर टेक्नीशियंस का एक कैडर तैयार हो गया है। रिमोट लोकेशंस में महिला टेक्नीशियंस जाती हैं और अगर सोलर पंप में कोई खराबी आ जाती है, इससे देखो क्या हो रहा है, ना सिर्फ क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं बल्कि महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है। तो ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ये सजेस्ट करता है 2021-22 में इंडिया की GDP ग्रोथ रेट फिर से 8% हो जाएगी। तो कोविड-19 की रिकवरी को अगर महिलाओं को सेंटर में रखा जाता है तो इससे जो GDP ग्रोथ है इंडिया की वो फास्टर होगी, इंक्लूसिव होगी। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कोविड-19 की रिकवरी से संबंधित। नेक्स्ट आर्टिकल KR नारायणन से संबंधित है। क्या कंटेक्स्ट है? 27 अक्टूबर यानी आज KR नारायणन की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी है। इनका देहांत हो गया था वैसे 2005 में, जन्म हुआ था 1920 में। KR नारायणन देश के उपराष्ट्रपति रहे 1992 से लेकर 1997 के बीच और देश के राष्ट्रपति रहे 97 से लेकर 2002 के बीच। इससे पहले KR नारायणन इंडियन फॉरेन सर्विस में थे यानी डिप्लोमेट थे। कोई गॉडफादर नहीं था KR नारायणन का, बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड से थे। तो ये बताता है हमारे देश की डेमोक्रेसी के बारे में, कैसे हमारे देश में एगैलिटेरियन ऑर्डर है कि एक आम इंसान भी इतने बड़े ओहदे पर पहुंच सकता है, सिर्फ चाहिए तो कॉम्पिटेंस और कैरेक्टर। KR नारायणन देश के फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट थे और देखो इनका राष्ट्रपति पद पर चुने जाना ये सिर्फ टोकनिज्म नहीं था। इन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए काफ़ी सारे ऐसे काम किए जिन्हें आज भी याद रखा जाता है। जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे तो इन्होंने HIV इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हाथ मिलाया। उस समय क्या था, HIV इन्फेक्टेड पर्सन्स के साथ समाज काफ़ी ज़्यादा स्टिग्मा अटैच कर देता था, आइसोलेशन के शिकार हो जाते थे HIV इन्फेक्टेड पर्सन्स। स्टिग्मा इतना ज़्यादा था कि लोग HIV का टेस्ट कंडक्ट करवाते ही नहीं थे और इलाज के अभाव में उनकी डेथ हो जाती थी। तो अगर HIV इन्फेक्टेड पर्सन्स की जान बचानी है तो सबसे पहले स्टिग्मा जो अटैच है HIV इन्फेक्टेड पर्सन्स के साथ उसको दूर करना जरूरी था और इस दिशा में प्रयास किया गया KR नारायणन के द्वारा। जब राष्ट्रपति बने KR नारायणन तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोरालिटी है उसको प्रोटेक्ट करने पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। 2 बार गवर्नर्स ने जब अच्छा काम नहीं किया था तो उनको डायरेक्टली लताड़ा गया KR नारायणन के द्वारा। एग्जाम्पल्स भी दिए जाते हैं। रमेश भंडारी जब उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे तो उन्होंने IK गुजराल की कैबिनेट को रेकमेंड किया था कि उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की गवर्नमेंट को सस्पेंड करके वहाँ पे राष्ट्रपति रूल लगा दिया जाए आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग। बट राष्ट्रपति KR नारायणन को ये लगता था कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने कॉन्स्टिट्यूशनल फेयरनेस के अनुसार काम नहीं किया है। तो IK गुजराल ने जब रेकमेंड किया, मतलब IK गुजराल की कैबिनेट ने जब रेकमेंड किया राष्ट्रपति को कि यहाँ पर यानी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति रूल लगा दिया जाए, तो फिर उसके बाद राष्ट्रपति ने क्या किया, IK गुजराल की कैबिनेट को फिर से ये इशू भेजा रिकंसीडर करने के लिए। ये पहली बार था जब प्रेसिडेंट ने यूनियन कैबिनेट को कोई प्रपोजल वापस भेजा हो रिकंसीडर करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग था IK गुजराल की कैबिनेट के लिए। बाद में IK गुजराल यानी इंद्र कुमार गुजराल अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते भी हैं कि इस इशू को लेके राष्ट्रपति KR नारायणन काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे। उन्होंने
इंद्र कुमार गुजराल की कैबिनेट को बोमई जजमेंट और सरकारिया कमीशन का हवाला देते हुए कहा था, आप इस प्रकार से राष्ट्रपति रूल नहीं लगा सकते उत्तर प्रदेश में। दूसरा एग्जाम्पल दिया जाता है 2001 की घटना का। देखो, उस समय जयललिता इलेक्शन जीती थी और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी थी, तो उन्होंने बदला लेने की कोशिश की थी करुणानिधि से, जो पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। करुणानिधि और केंद्र में 2 सर्विंग सेंट्रल मिनिस्टर्स, सोच के देखिए, मतलब 2 सेंट्रल मिनिस्टर्स और एक पूर्व मुख्यमंत्री। आधी रात में इन तीनों को गिरफ्तार किया जाता है पुलिस के द्वारा, और गिरफ्तार भी ऐसे किया जाता है जैसे धक्का मार के, पूरा घसीट के, मतलब गिरफ्तार किया जाता है। बहुत बड़ी बात थी, 2 सर्विंग सेंट्रल मिनिस्टर्स को आधी रात को कोई गिरफ्तार कर ले। जयललिता के द्वारा ऐसा आदेश दिया गया था पुलिस को। तो इस मामले में राष्ट्रपति के आर नारायणन का यह व्यू था कि जो राज्यपाल थी फातिमा बीबी, वो मूक दर्शक बन के देखती रही, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो राष्ट्रपति ने, उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनको रेकमेंड किया कि गवर्नर से इस मामले में सवाल पूछा जाए। यह सिग्नल था अटल बिहारी वाजपेयी को, यानी एनडीए की गवर्नमेंट को उस समय, कि इनको वापस बुला लिया जाए, और यही हुआ। फातिमा बीबी जो तमिलनाडु की गवर्नर थी, उनको वापस बुला लिया क्योंकि वो मूक दर्शक रही इस पूरे प्रकरण के दौरान। आमतौर पे देखो होता क्या है, जैसे गवर्नर को जिस पार्टी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, मान लीजिए बीजेपी ने किसी लीडर को एज ए गवर्नर अपॉइंट किया है किसी स्टेट में, या फिर एनडीए की गवर्नमेंट ने किसी पर्सन को राष्ट्रपति अपॉइंट किया है, तो वो पर्सन अपॉइंट होने के बाद उसी पार्टी की फेवर करता है जिसने उसे अपॉइंट किया है। बट के आर नारायणन ऐसे नहीं थे। यूनाइटेड फ्रंट के द्वारा अपॉइंट किया गया था के आर नारायणन को, लेकिन संविधान की मोरालिटी को बचाने के लिए के आर नारायणन ने आई के गुजराल गवर्नमेंट, यानी जो यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट थी, उसका भी विरोध किया। वैसे देखो, राष्ट्रपति का पद इस प्रकार से डिजाइन किया गया है हमारे संविधान में कि राष्ट्रपति एक पावर सेंटर नहीं हो सकता प्रधानमंत्री के अगेंस्ट। मतलब कुल मिला के एक्सपर्ट्स के द्वारा यह कहा गया है, राष्ट्रपति की जो पोस्ट है ये रबर स्टैंप पोस्ट है, सिर्फ कैबिनेट के फैसलों पर स्टैंप मारने का काम करते हैं राष्ट्रपति, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा बोला गया है। बट एल के आडवाणी लिखते हैं कि के आर नारायणन ने जो काम किया वो एक एक्टिविस्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक्टिविस्ट की तरह काम किया प्रेसिडेंट के पोस्ट पर। एक और एग्जांपल भी है, 1999 में देखो, जब बीजेपी की सरकार आई थी, तो कुछ बीजेपी से संबंधित लोगों को यह लगा था कि अब तो वो संविधान को अमेंड कर देंगे, और इसके लिए एक कमीशन का भी गठन किया गया था, कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट उस समय के आर नारायणन ने जो स्पीच दी थी, उन्होंने खतरे से आगाह किया था कि कुछ लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, डेंजर है। तो उसके बाद काफ़ी किरकिरी हुई थी एनडीए की गवर्नमेंट की। इवन एक और एग्जाम्पल है, यूएसए के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत की यात्रा पर आए थे। राष्ट्रपति भवन में एक भोज का आयोजन किया गया था, खाने का आयोजन किया गया था, और जो स्पीच दी राष्ट्रपति के आर नारायणन ने, उन्होंने उस स्पीच में नैम को अपनाने पे फोकस किया, नॉन अलाइंड मूवमेंट का समर्थन किया, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का समर्थन किया। ये भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन भरा था बीजेपी के सामने, उस समय एनडीए की गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि एनडीए की गवर्नमेंट प्रयास कर रही थी यूएसए के साथ रिलेशंस अच्छे किए जाएं और नैम से दूरी बनाई जाए। तो मतलब राष्ट्रपति आपके कुछ कह रहे हैं, सरकार कुछ कर रही है, ये तो ह्यूमिलिएशन वाली बात थी ना। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया के आर नारायणन से संबंधित, और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।